हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, क्या आप भी फिज़िक्स बिल्कुल बेसिक से एंड सिंप्लीफाइड वे से पढ़ना चाहते हैं? तो आइए दोस्तों, मैं शोभित श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका फिज़िक्स ट्यूटोरियल गाइड पे। दोस्तों, इस चैनल पे आपको मिलेंगे क्लास 10th फिज़िक्स से रिलेटेड नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहें। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। ठीक है, लेंस। दोस्तों, लेंस क्या होता है? लेंस बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो बाउंड होता है टू सरफेसेस से, जिसमें कि कोई एक या फिर दोनों सरफेसेस कैसे होने चाहिए? स्पेरिकल होने चाहिए। दोस्तों, लेंस बेसिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो दो सरफेस से मिलके बना होता है। इसमें दोनों सरफेस स्पेरिकल भी हो सकते हैं या फिर कोई एक सरफेस भी अगर स्पेरिकल होगा तो वो लेंस होगा। दोस्तों, ये था लेंस। दोस्तों, लेंस बेसिकली यूज़ कहाँ होता है? लेंस बेसिकली यूज़ होता है टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में और दोस्तों स्पेक्टिकल्स में। दोस्तों, ये थी लेंस की डेफिनेशन कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें वो दो सरफेस से मिलके बना होता है और दो सरफेस में से कोई एक सरफेस या फिर दोनों, मीन्स कोई एक या फिर दोनों सरफेस स्पेरिकल होना कंपलसरी है, तो वो एक लेंस फॉर्मेशन करता है। दोस्तों, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्पेरिकल। दोस्तों, ये थी डेफिनेशन लेंसेस की। दोस्तों, अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ लेंसेज। दोस्तों, वैसे तो बहुत तरीके के लेंस होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। और दोस्तों, जो कॉमनली होते हैं, जो कॉमन टाइप हैं लेंसेज के, वो हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। दोस्तों, बेसिकली हमें ये दो लेंस के बारे में ही पढ़ना है। और दोस्तों, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। दोस्तों, आप ये डायग्राम देखिए, इसमें मैंने डायग्राम से समझाने की कोशिश करी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे दो स्पेरिकल बॉल्स लिए हैं। दोस्तों, हमने इस स्पेरिकल ग्लास बॉल से हमने कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया और दोस्तों हमने ये लेंस फॉर्मेशन के आप ये देख सकते हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ एक डॉटेड स्ट्रक्चर है, ये रियल में नहीं है। हमने कुछ पार्ट, कोई एक स्पीयर रहा होगा, हमने उससे कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट किया और कुछ दूसरा स्पीयर रहा होगा, हमने कुछ पार्ट उससे एक्सट्रैक्ट किया। फिर जब हमने दोनों पार्ट को मर्ज किया तो हमें एक लेंस फॉर्मेशन दिखता है। दोस्तों, ये जो आपको लेंस दिख रहा है इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। दोस्तों, ये सिर्फ एक इमेजिनरी पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है सारा इमेजिनरी पार्ट है, बेसिकली यही लेंस का डायग्राम है। और दोस्तों, ये जो बाकी आपको दिख रहा है ये सब एक इमेजिनरी पार्ट है। दोस्तों, ये होता है बेसिकली लेंस फॉर्मेशन। दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें दोनों पार्ट स्पेरिकल हैं और दोस्तों ये दोनों ग्लास ब्लॉक्स हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट भी है। और दोस्तों, ये जो डायग्राम है ये कॉन्वेक्स लेंस का है। दोस्तों, बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेंस किस तरीके से फॉर्म होता है। दोस्तों, सेकंड हमने पढ़ा था कॉनकेव लेंस। दोस्तों, कॉनकेव लेंस कैसे फॉर्म होता है? बेसिकली इसमें भी दो तरीके की ग्लास बॉल्स होती हैं जिनसे हम कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये दो ग्लास बॉल्स हैं और ये आपको जो बीच में वाइट कलर का पार्ट दिख रहा है ये है कॉनकेव लेंस। दोस्तों, ये पार्ट भी इमेजिनरी है, आप इसको भूल जाइए। आप बस ये समझिए कि मतलब आप बस ये इमेजिन करिए अपने माइंड में कि ऐसी कुछ बॉल्स रही होंगी, स्पेरिकल बॉल्स रही होंगी ग्लास की, जिसकी हेल्प से हमने ये लेंस फॉर्मेशन किया है। दोस्तों, आपको ये जो स्पेरिकल बॉल्स दिख रही हैं इसको आपको याद नहीं रखना, आपको बस मैंने ये डायग्राम इसलिए बनाया है जिससे आपको ये समझ आए कि जो लेंस का फॉर्मेशन हुआ कैसे है। दोस्तों, ये जो मैंने पहले बताया था वो था कॉन्वेक्स लेंस और ये जो है वो है कॉनकेव लेंस। दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि लेंस का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है। दोस्तों, मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि लेंस बहुत टाइप्स के होते हैं और उसका फर्दर क्लासिफिकेशन भी हो सकता है, बट जो कॉमनली और मेनली आपको पढ़ना है वो है कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। दोस्तों, चलिए अब देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस। दोस्तों, अब आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये है कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम। दोस्तों, आप ये लेंस की डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। अ लेंस विच इज़ थिकर एट द सेंटर, मीन्स वो लेंस जो सेंटर पे थिक हो, मीन्स जिसकी थिकनेस सेंटर पे ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू इट्स बाउंड्री, एंड थिनर एट इट्स पेरीफेरी। पेरीफेरी मीन्स जो उसके कॉर्नर्स हैं,
इज कॉल्ड कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइट को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे। सो दोस्तों ये थी डेफिनेशन। सो कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है? कॉन्वेक्स लेंस होता है वो लेंस जो मिडिल पार्ट मीन्स सेंटर पे थिकर हो कंपेयर टू इट्स पेरीफेरी, और इसको दोस्तों हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। सो दोस्तों आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये भी कोई एक स्पेरिकल बॉल रही होगी, तो उससे कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट करके ये निकाला गया है, ये वाला पार्ट। और दोस्तों ये कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया, और इसी तरीके से हमने यहाँ से भी कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया, और हमने जब दोनों पार्ट को मर्ज किया तो एक लेंस फॉर्मेशन होती है। सो दोस्तों आप डेफिनेशन देख सकते हैं, लेंस विच इज़ थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट इट्स पेरीफेरी इज कॉल्ड कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉनकेव लेंस। सो कॉनकेव लेंस क्या होता है? बेसिकली ये रिवर्स होता है कॉन्वेक्स लेंस का। मीन्स अ लेंस विच इज़ थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट इट्स पेरीफेरी। मीन्स जो कॉर्नर्स पे थिकर हो और जो मिडिल पार्ट है, सेंटर पार्ट है, उस पर ये थिन हो, उसको हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। और दोस्तों इसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज करता है। सो दोस्तों आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये है डायग्राम कॉनकेव लेंस का। सो दोस्तों आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसका जो सेंटर पार्ट है वो बहुत थिन है एज़ कम्पेयर टू इट्स कॉर्नर पार्ट। सो दोस्तों ये था एग्जांपल कॉन्वेक्स लेंस का, और ये है कॉनकेव लेंस। सो आई होप दोस्तों आपको दोनों लेंसेज समझ आ गए होंगे और आप इनके डायग्राम याद कर लीजिए। दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू लेंसेज। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिकली जब आप लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो लेंस से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, वो आपको याद होना चाहिए और पता होना चाहिए। हर एक वर्ड का आपको पर्टिकुलर मीनिंग पता होना चाहिए। सो दोस्तों आइए पढ़ते हैं टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू लेंसेज। सो दोस्तों पहला टर्म हैगा ऑप्टिकल सेंटर। सो दोस्तों ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। मीन्स दोस्तों आपको इस डायग्राम में ये ओ पॉइंट दिख रहा है, नज़र आ रहा है ओ पॉइंट। सो दोस्तों ये है सेंटर किसका? लेंस का। सो जो लेंस का सेंटर होता है उसी को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। मीन्स द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। और दोस्तों हम इसे डिनोट करते हैं लेटर ओ से। इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर ओ। तो दोस्तों आप दोनों डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो ओ से रिप्रेजेंट हो रहा है ये है ऑप्टिकल सेंटर, और सेम इस डायग्राम में भी। दोस्तों जिस तरीके से हम मिरर्स में जो भी डिस्टेंस मेज़र करते थे वो हम पोल से करते थे, सो लेंसेज के केस में हम जो भी डिस्टेंस मेज़र करेंगे वो हम ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे। सो दोस्तों ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। मीन्स ये जो ऑप्टिकल सेंटर है ये एक रेफरेंस पॉइंट है। मीन्स आप कोई भी डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर को ही लेना पड़ेगा। सो दोस्तों ये एक ओरिजिन की तरह है। जैसे नंबर लाइन पे हम कोई भी नंबर काउंट करते हैं तो हम 0,0 को मतलब ओरिजिन को हम मानते हैं, तो इसी तरीके से लेंसेज के केस में आप इसे ओरिजिन मान सकते हैं। मीन्स आपको कोई भी डिस्टेंस मेज़र करना होगा तो आप ऑप्टिकल सेंटर को एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे और एक स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे। सो दोस्तों बेसिकली ऑप्टिकल सेंटर को हम एक ओरिजिन की तरह ट्रीट करते हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस डज नॉट सफ़र एनी डेविएशन। जब भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो कोई भी डेविएशन सफ़र नहीं करती है। मींस वो जिस पाथ से आती है वो सेम उस पाथ को फॉलो करते हुए चली जाती है। मान लीजिए रे ऑफ लाइट इस तरीके से आई और ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए सेम उस पाथ पे चली जाएगी। सेम इसी केस में होगा, मींस वो अपने पाथ से बिल्कुल डेविएट नहीं होगी। सो दोस्तों a ray of light passing through the optical center does not suffer any deviation, और वो अपने सेम पाथ को फॉलो करते हुए पास हो जाएगी। सो दोस्तों ये थी बहुत इंपॉर्टेंट बात ऑप्टिकल सेंटर से रिलेटेड। और दोस्तों ऑप्टिकल सेंटर को हम एक रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज़ करते हैं, आप इसे ओरिजिन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अपर्चर। सो दोस्तों, अपर्चर क्या होता है? ये तो बिल्कुल सेम लेंसेज की तरह है। सो दोस्तों, अपर्चर बिल्कुल जो मिरर्स में अपर्चर था बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। मींस जो इफेक्टिव विड्थ होती थी मिरर की उसको हम कहते थे अपर्चर ऑफ द मिरर। इसी तरीके से दोस्तों जो इफेक्टिव विड्थ होती है लेंस की उसको हम कहते हैं अपर्चर ऑफ द लेंस। सो दोस्तों, द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द लेंस फ्रॉम विच डायरेक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड अपर्चर। सो दोस्तों, आप ये जो देख सकते हैं जो विड्थ है मीन्स की जो लेंस की विड्थ है इसी को हम कहते हैं अपर्चर ऑफ द लेंस। सो दोस्तों, दोनों केसेस में जो विड्थ होती है लेंस की उसी को हम कहते हैं अपर्चर ऑफ द लेंस। और दोस्तों, आपको जो एल डैश से रिप्रेजेंट कर रही है यही है अपर्चर ऑफ द लेंस। तो नेक्स्ट पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो दोस्तों, द सेंटर ऑफ द टू इमेजिनरी स्पीयर्स ऑफ विच द लेंस इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि हमने किस तरीके से दो ग्लास स्पीयर से कॉन्वेक्स लेंस बनाया था। सो दोस्तों, हमने जो दो इमेजिनरी स्पीयर्स यूज़ करे हैं इसके जो सेंटर होता है इसी के सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो ये दो स्पीयर्स हैं इनके सेंटर्स को ही हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और दोस्तों, जो कॉनकेव लेंस है तो उसमें भी हमने दो स्पीयर्स यूज़ करे हैं, तो दोस्तों इनके सेंटर्स को भी हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव लेंस। सो दोस्तों, बेसिकली डेफिनेशन भी यही कहती है द सेंटर ऑफ द टू इमेजिनरी स्पीयर्स मींस जो दो इमेजिनरी स्पीयर्स का यूज़ करके हमने लेंस बनाए हैं उनके सेंटर्स जिसका लेंस कुछ पार्ट है सो इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मीन्स द सेंटर ऑफ द टू इमेजिनरी स्पीयर्स ऑफ विच द लेंस इज अ पार्ट मीन्स उनमें से उनका कुछ पार्ट एक लेंस की तरह बिहेव कर रहा है इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। सो दोस्तों, द लेंस हैज़ टू सेंटर ऑफ कर्वेचर विथ रिस्पेक्ट टू द सर्फेसेस। दोस्तों, जो एक लेंस होता है उसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं क्योंकि ये दो अलग अलग सरफेस से मिलके बना होता है। मैंने अभी आपको बताया ना, हमने दो स्पीयर लिए हैं और हमने कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट करके लेंस बनाया है। सो दोस्तों, दो स्पीयर लिए हैं तो दो सेंटर होंगे। सो दोस्तों, इसलिए ही लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो द रेडियस ऑफ द टू इमेजिनरी स्पीयर्स चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो दोस्तों, द रेडियस ऑफ द टू इमेजिनरी स्पीयर्स ऑफ विच द लेंस इज़ अ पार्ट मीन्स दोस्तों मैंने भी आपको बताया कि हमने जो दो ग्लास स्पीयर्स यूज़ करे थे उनका जो रेडियस होता है उसी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो दोस्तों, द रेडियस ऑफ द टू इमेजिनरी स्पीयर्स ऑफ विच अ लेंस इज़ अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। सो दोस्तों, सिमिलरली द लेंस ऑल्सो हैज़ द टू रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस मे और मे नॉट बी इक्वल मीन्स ये इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। वो कैसे हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, आप एक कॉन्वेक्स लेंस का एग्जांपल देखिए, इसमें दोनों स्पीयर सेम रेडियस के आपको दिख रहे हैं मीन्स सेम साइज़ के हैं तो सेम रेडियस के हैं। सो दोस्तों, इसमें दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं, आप देख सकते हैं ये है R1 और ये है R2। सो दोस्तों, ये दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं और दोस्तों इस केस में ये दोनों रेडियस इक्वल हैं। सो दोस्तों, इसमें ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के सेम हैं। और आप ये कॉनकेव लेंस के केस में देख सकते हैं, इसमें एक स्पीयर का रेडियस R1 है और एक का R2 है और हम देख सकते हैं कि R1 इज़ ग्रेटर देन R2 मीन्स जो R1 है उसकी वैल्यू बड़ी है R2 से। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट स्पीयर का है वो इक्वल नहीं है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड स्पीयर। सो दोस्तों, बेसिकली ये जो दो ग्लास स्पीयर्स होते हैं इनके रेडियस को ही हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। परपेंडिकुलर टू बोथ द फेसेस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। सो द लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द फेसेस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। दोस्तों, प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है और जो दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, जैसा कि आपको दोनों डायग्राम में दिख रहा है। सो दोस्तों,
ये बेसिकली वो लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है और परपेंडिकुलर होती है दोनों फेसेस के। और दोस्तों ये जो लाइन होती है इमेजिनरी लाइंस होती हैं, सो ये रियल में नहीं होती। और ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है एंड जो दोनों सरफेस हैं उनके परपेंडिकुलर होती है। दोस्तों अब हम आते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस। सो दोस्तों अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच अ पैरेलल रेज ऑफ लाइट, मीन्स दोस्तों ये प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट होता है जिस पे पैरेलल रेज ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू अ लेंस, मीन्स कोई रे ऑफ लाइट पैरेलली आ रही हैं, इंसिडेंट हो रही हैं लेंस पे, और आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस इट कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज, मीन्स कन्वर्ज होती हैं मीन्स एक पॉइंट पे मीट करती हैं, या फिर अपीयर टू मीट होती हैं। हमें ऐसा लगता है, अपीयर होता है कि सिर्फ वो मीट कर रही हैं बट वो रियली मीट नहीं कर रही हैं, बट कभी कभी केस में वो रियल भी मीट करती हैं। सो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस और सिंपली एज फोकस। हम इसे फोकस भी कहते हैं और प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। सो दोस्तों बेसिकली इट इज़ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट होता है जिस पे पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होती हैं जब लेंस पे, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कन्वर्ज होती हैं और अपीयर टू डाइवर्ज होती हैं, मीन्स दोनों में केसेस में से कुछ एक केस होगा, सो वो अपीयर टू मीट होंगी या फिर वो एक्चुअली मीट करेंगी। सो दोस्तों इस केस को हम कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं हम प्रिंसिपल फोकस, या आप इसे फोकस भी कह सकते हैं। सो दोस्तों आपको ये जो दिख रहा है F1 एंड F2 ये है फोकस। अब दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि दोनों ही लेंस के दो फोकस हैं। सो दोस्तों लेंस के केसेस में दो फोकस होते हैं, एक होता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड होता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। आप इसको फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस सिंपली कह सकते हैं। सो दोस्तों दोनों ही केसेस में कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, उसके में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखिए, मीन्स हम F1 की डेफिनेशन बता रहे हैं इसमें। सो दोस्तों ये क्या होता है, ये एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑफ लेंस एट विच द रे स्टार्टिंग फ्रॉम, मीन्स जिस पॉइंट से रे ऑफ लाइट स्टार्ट हो रही है उस पॉइंट को हमने F1 कहा है, और डायरेक्टेड टू विच बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, मीन्स जब भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास होंगी, मीन्स जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है उससे अगर लाइट रे पास होंगी या फिर डायरेक्टेड होंगी, जैसे आप देख सकते हैं इसमें वो एक्चुअली पास हो रही हैं पर इसमें डायरेक्टेड हो रही हैं, मीन्स एक्चुअली पास नहीं हो रही हैं बट वो फोकस के डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, मीन्स फोकस की तरफ लाइट आने की कोशिश कर रही हैं बट वो डाइवर्ज हो जाती हैं अपने पॉइंट से आफ्टर रिफ्रैक्शन। सो दोस्तों फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस यही होता है, ये एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पे रे स्टार्ट होती है या फिर डायरेक्टेड होती है, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द मिरर इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आप दोस्तों पहले केस में देख सकते हैं जब रे फोकस से स्टार्ट हुई तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो गई, और दोस्तों आप देख सकते हैं ये डायरेक्टेड हुई सेकंड केस में रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ, सो ये अपीयर टू डाइवर्ज हुई, मीन्स ये एक्चुअली मीट नहीं कर रही इस पॉइंट पे, बट हमें जब हम इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं हर एक रे ऑफ लाइट को तो हमें ऐसा लगता है कि वो इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। दोस्तों सेकंड है हमारा सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सो दोस्तों इस केस में जो फोकस F2 है हम उसकी डेफिनेशन इसमें डिफाइन कर रहे हैं। सो दोस्तों ये एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे एट विच द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मींस जो रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के कन्वर्ज होती हैं कॉन्वेक्स के केस में, और पासिंग थ्रू द इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम कॉनकेव लेंस, मींस अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो वो कन्वर्ज होंगी और अगर वो कॉनकेव लेंस है तो वो डाइवर्ज होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस। सो दोस्तों आप देख सकते हैं पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये देखिए इस फोकस पॉइंट पे मीट कर रही हैं और कन्वर्ज कर रही हैं, मींस एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो रही हैं। और दोस्तों आप सेकंड केस में देख सकते हैं कॉनकेव के केस में जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो डाइवर्ज हो गई, बट जब हमने
बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो F2 पॉइंट पे मीट कर रही हैं, बट वो एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, वो बस अपीयर टू फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय लेंसेज। देखिए दोस्तों, आपको जब भी रे डायग्राम्स बनाने होंगे लेंसेज के केस में, सो आपको कुछ रेस का बिहेवियर और कुछ कि लेंस किस तरीके से फॉर्म करती है इमेजेस को, उसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे। सो दोस्तों, प्रिंसिपल रेज और कंस्ट्रक्शन रेस मीन्स आप इन्हीं रेस का यूज़ करते हुए ही डायग्राम्स बनाएंगे। मीन्स रे डायग्राम्स का बनाने के लिए आपको ये जो प्रिंसिपल रेज और कंस्ट्रक्शन रेज हैं आपको आना चाहिए। सो दोस्तों, द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द image of the object formed by the lenses can be determined by drawing a ray diagram. The below figure shows the path through a concave lens and convex lens separately, each for 3 principal rays, and these principal rays are only generally used for the construction of the ray diagrams. Means आप ये जो principal rays मैं आपको बता रहा हूँ बस इन्हीं का ही यूज़ करके ही आपको डायग्राम बनाना है। सो दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ जब मैंने आपको ऑप्टिकल सेंटर पढ़ाया था कि दोस्तों जब भी कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है सो वो अनडेविएटेड मूव करने लगती है और वो अपने पाथ से बिल्कुल भी डेविएट नहीं होती। सो दोस्तों, पहले केस में देख सकते हैं जब भी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई तो अनडेविएटेड मूव कर गई, और आप दोनों केसेस में यह देख सकते हैं। दोस्तों, सेकेंड केस ये है कि जब भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी लेंस के, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास होगी। आप दोनों केस में देख सकते हैं। पर दोस्तों, ये कॉन्केव लेंस के केस में ये अपीयर टू पास होगी फोकस से। मीन्स ये रियल में फोकस से पास नहीं होगी, ये सिर्फ अपीयर होगी कि ये फोकस से पास हो रही है। और दोस्तों, थर्ड केस ये है कि जब भी रे ऑफ लाइट फोकस पे इंसिडेंट होगी सो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। मींस जस्ट ये इस चीज़ का रिवर्स है। सो दोस्तों, अब सेकंड के इसमें भी देख सकते हैं कि जब भी रे ऑफ लाइट, इसमें देखिए दोस्तों ये फोकस से सच में पास नहीं हो रही बट ये डायरेक्टेड है। मीन्स अगर ये लेंस नहीं होता तो ये सीधे इस फोकस पे ही इंसिडेंट हो रही थी। मीन्स ये डायरेक्टेड है इस तरफ। सो दोस्तों, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये भी पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। सो दोस्तों, बेसिकली आपको ये जो 3 रूल हैं आपको ये याद होने चाहिए, इसी के बेसिस पे आप रे डायग्राम्स बनाएंगे। पहला है कि जब भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होगी तो वो अनडेविएटेड मूव करेगी। सेकंड ये है कि जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द मिरर इट पासेस थ्रू द फोकस। एंड दोस्तों, थर्ड केस ये है कि जब भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगी या डायरेक्टेड होगी, दोनों ही केसेस में वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द मिरर पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस। मींस दोस्तों, हम इसमें डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे और हम इमेज देखेंगे कि इमेज का नेचर क्या है, इमेज की पोजीशन कहाँ बन रही है इमेज, और ये जो पर्टिकुलर केस है इसका यूज़ होता कहाँ है। सो दोस्तों, पहला केस ये है कि जब हमने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हैगी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। मीन्स हमने पहले केसेस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पे। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमने ए बी है वो ये ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। सो दोस्तों, इसमें से हमने पहली रे, देखिए दोस्तों, इमेज बनाने के लिए हमें मिनिमम से मिनिमम 2 रे चाहिए होंगी, क्योंकि इमेज तभी बनती है जब कोई भी 2 रे इंटरसेक्ट करती हैं। सो दोस्तों, इंटरसेक्शन के लिए हमें 2 रेस तो मिनिमम चाहिए ही हैं, इसलिए हमने रे डायग्राम्स में भी 2 रे यूज़ करी हैं। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जब हमने पहली रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाला तो फोकस से पास होते हुए निकल गई। और दोस्तों, सेकंड केस में हमने जब ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट कराया तो वो सीधे बिना डेविएट की, मीन्स विदाउट डेविएशन वो मूव कर गई। सो दोस्तों, इस केसेस में तो आप देख सकते हैं कि ये इन्फिनिटी पे जाके मीट होगा। सो मीन्स इमेज कभी फॉर्म हो ही नहीं पाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये दोनों रे ऑफ लाइट को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। और दोस्तों, आप देख सकते हैं बैकवर्ड प्रोड्यूस होने पे ये किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगे और जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उस पे एक इमेज बनेगी। और दोस्तों, ये जो इमेज है वो आपको शो हो रही है ए डैश और बी डैश। सो दोस्तों, ये जो इमेज फॉर्म हुई है इसका पोजीशन क्या है, ऑन द सेम साइड एज डेट ऑफ ऑब्जेक्ट।
मीन्स जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा है उसी सेम साइड पे ही इमेज फॉर्मेशन हो। और दोस्तों ये जो इमेज बनी है इसका नेचर कैसा है, ये एक वर्चुअल इमेज है। मीन्स ये स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती, ये रियल इमेज नहीं है। और दोस्तों ये इरेक्ट बनी है, मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है इसके रिस्पेक्ट में सीधी बनी है तो इसलिए इरेक्ट हैगी। और दोस्तों ये मैग्नीफाइड है, मीन्स जो ये इलार्ज होके नर सो दोस्तों अब बात करते हैं नेचर ऑफ द इमेज की। सो दोस्तों इमेज है कि वर्चुअल, क्योंकि ये स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती। सेकंड है ये इरेक्ट, मींस जो ये इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड नहीं बन रही है, ये सीधी इमेज बन रही है, इसलिए इसे इरेक्ट कहा गया है। और दोस्तों ये मैग्नीफाइड है क्योंकि ये इलार्ज होकर हमें शो हो रही है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। और दोस्तों इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका बेसिकली यूज़ होता है मैग्नीफाइंग लेंस में, आई लेंस में, स्पेक्टिकल्स में, फॉर लॉन्ग साइटेडनेस एंड हाइपरमेट्रोपिया। सो दोस्तों इसके यूजेस भी आप याद कर सकते हैं क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में ज़्यादातर यूजेस भी पूछ लिए जाते हैं। सो दोस्तों ये था फर्स्ट केस जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में प्लेस किया गया था। अब दोस्तों सेकंड केस है जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे रख दें। सो दोस्तों जब प्रिंसिपल फोकस पे होगा, सो दोस्तों हमने फोकस से ही लाइट को पास कराया। सो दोस्तों आप देख सकते हैं जब मैंने आपको बताया था जब भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस इट गेट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो दोस्तों और हमने सेकंड रे को हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया। सो दोस्तों मैंने बताया था आपको ऑप्टिकल सेंटर से जब भी रे ऑफ लाइट पास होती है तो अनडेविएटेड मूव कर जाती है, तो दोस्तों दोनों मूव कर गई। सो दोस्तों आप देख सकते हैं इस केस में भी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। सो दोस्तों जो पोजीशन ऑफ द इमेज है वो कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। और दोस्तों इमेज का नेचर कैसा है, इमेज बन रही है रियल क्योंकि ये स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सकती है, इन्वर्टेड बनेगी। और दोस्तों एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। अब दोस्तों देखिए जब इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो मैग्नीफाइड मतलब मतलब बहुत बड़ी दिखेगी अपन को, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। और दोस्तों इसका यूज़ कहाँ होता है, टेलीस्कोप में, कैमरा लेंस में एंड बर्निंग ग्लास में। सो दोस्तों ये था थर्ड केस जब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था प्रिंसिपल फोकस पे। दोस्तों नेक्स्ट हैगा बिटवीन एफ एंड 2F, मीन्स जब हम ऑब्जेक्ट को जब हम दोस्तों हमारा नेक्स्ट केस है जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें एफ एंड 2F। दोस्तों आप यहाँ पे 2F से आप अपने माइंड में एक इमेज बना सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के जैसे, बट ये रियल में नहीं है। सो दोस्तों जब हम इसके बीच में प्लेस करते हैं, सो दोस्तों देखिए हमने पहली रे को पैरेलल मूव कराया। सो दोस्तों आप देख सकते हैं फोकस से पास हो गया F2 से, और सेकंड रे को हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया। सो दोस्तों ये विदाउट डेविएशन मूव कर गया और दोस्तों ये कुछ इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट हुआ है। सो दोस्तों इस जगह पर इमेज फॉर्मेशन होगा। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इमेज का बन रही है 2F2 के पीछे बन रही है। सो दोस्तों पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा बियॉन्ड 2F, मीन्स ये 2F के पीछे बन रही है। और दोस्तों इमेज है वो रियल है क्योंकि स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सकती है। इन्वर्टेड मीन्स जो ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में उल्टी बन रही है। और दोस्तों जो इमेज है उसका साइज़ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बड़ा है। और दोस्तों इसका यूज़ करा जाता है प्रोजेक्टर्स में, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्टिव में। सो दोस्तों जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये क्लास 12th की बात है। सो दोस्तों जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसमें इस केस का यूज़ किया जाता है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस है जब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया 2F पे। सो दोस्तों अब देख सकते हैं इसमें भी हमने सेम रे को पास कराया। जब हमने पैरेलल मूव कराया तो ये फोकस से पास हो गई, और जब हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया तो अनडेविएटेड मूव कर गई। सो दोस्तों देख सकते हैं जब हमने इसे 2F पे प्लेस किया तो इमेज भी बन रही है 2F पे ही। सो दोस्तों 2F 2 पे, मीन्स ये 2F 1 है और ये 2F 2 है। सो दोस्तों
ये बिल्कुल मैंने कही थी ना आपसे कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसी इमेज इसमें बना के रखिए, क्योंकि आपको पता है, आपको याद हो कि मिरर्स के केसेस में जब भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते थे तो इमेज कहाँ बनती थी, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती थी। सो दोस्तों इस केसेस में इमेज है वो रियल है क्योंकि स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सकती है, इन्वर्टेड है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, उल्टी बन रही है, और जो साइज़ है वो इक्वल हैगा ऑब्जेक्ट के। दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है फ़ोटोकॉपीज़ में। दोस्तों नेक्स्ट केस है जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें बियॉन्ड 2F, मीन्स हम 2F के पीछे जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें। सो दोस्तों डायग्राम बिल्कुल ऑर्डिनरी है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। हमने इसे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पास कराया तो ये फोकस से पास हो गई, एंड सेकंड केस में ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया, सो ये अनडेविएटेड मूव कर गई। सो दोस्तों आप देख सकते हैं इमेज बन रही है बिटवीन F एंड 2F, मीन्स बिटवीन फोकस एंड 2F। सो दोस्तों इस केस में भी इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड क्यों है, मीन्स क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में छोटी बन रही है इमेज, इसलिए डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। और दोस्तों इसका यूज़ होता है कैमरा में। दोस्तों नेक्स्ट केस है जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस कर दें। सो दोस्तों जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस होगा तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी लेंस पे। सो दोस्तों मैंने को बताया था जब भी पैरेलल रे इंसिडेंट होती है लेंस पे, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द मिरर वो फोकस से पास हो जाएगी। सो दोस्तों जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होगा, फोकस पे होगा। और दोस्तों इस केस में भी इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और हाईली डिमिनिश्ड है। हाईली डिमिनिश्ड मीन्स मतलब देखिए ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे प्लेस है और इमेज हम बना रहे हैं यहाँ पर, सो इमेज बहुत छोटी बनेगी। और दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है स्पॉटलाइट्स में। दोस्तों अब हम पढ़ चुके हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस, अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव लेंस। दोस्तों इसमें दो ही केसेस हैं। पहला है जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं इन्फिनिटी पे। सो मैंने आपको बताया जब भी इन्फिनिटी पे प्लेस करते हैं तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास होती है। बट कॉनकेव लेंस के केस में वो मतलब डेविएट हो जाती है अपने पाथ से, और दोस्तों वो जब हम उसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो वो अपीयर टू मूव होती है, अपीयर टू मीट होती है फोकस पे। मीन्स वो रियल में मीट नहीं कर रही होती है, बट वो अपीयर होती है कि वो फोकस पे मीट कर रही है, अपीयर्स टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस। और दोस्तों जब रे ऑफ लाइट रियल में इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट बनेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सीधी इमेज बनेगी, और एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस है और हम इमेज बना रहे हैं उसकी लेंस के पास। सो दोस्तों इमेज है वो बहुत छोटी बनेगी। और दोस्तों इसका शॉर्ट साइटेडनेस में इसका यूज़ किया जाता है स्पेक्टिकल्स में। दोस्तों नेक्स्ट केस है बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, मीन्स हम इन्फिनिटी पे भी हमने रखा था ऑब्जेक्ट, अब हम इन्फिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर के कहीं पर भी रख दें ऑब्जेक्ट। सो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें भी हमने पहले पैरेलल रे डाली तो वो है ना डाइवर्ज हो गई अपने पाथ से और इस तरफ मूव करने लगी। और सेकंड केस में दोस्तों हमने इसे ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया, सो ये अनडेविएटेड मूव कर गई। और दोस्तों जब हमने फोकस ये वाली रे को जब हमने ये आपको ये जो रे दिख रही है इसको हमने जब पीछे प्रोड्यूस करा तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बहुत छोटी सी इमेज बन रही है इस पॉइंट पे। सो दोस्तों इस केस में जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड लेंस के बीच में इमेज बन रही है। और दोस्तों इस केस में भी जब रियल में रे इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो एक ये इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। और दोस्तों ये भी मायोपिया में यूज़ की जाती हैं। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट केस है यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। दोस्तों कॉनकेव लेंस यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड मेनली इन स्पेक्टिकल्स फॉर द करेक्शन ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस, मीन्स जो मायोपिया होता है उसमें कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस हैं, इट इज़ यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास इन स्पेक्टिकल्स, इन कैमराज, इन प्रोजेक्टर्स एंड स्पॉटलाइट्स। सो दोस्तों ये थे यूजेस कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस के। दोस्तों ये ज़्यादातर एमसीक्यूज़ या फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन या फिर 2 मार्क्स क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। सो दोस्तों आप इन्हें याद कर लीजिए इसमें।
सो लेंसेज के केस में क्या है साइन कन्वेंशन देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट है इंसिडेंट रेज कंसिडर टू बी ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मीन्स हम जब भी रे डायग्राम्स बनाएंगे तो हम ये देखेंगे कि इंसिडेंट रे हमेशा मूव कैसे करना चाहिए, लेफ़्ट टू राइट। और सेकंड है द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव। मीन्स आप देखिए जैसे कि मान लीजिए कुछ लेंस रखा है ये, सो इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से मूव करेगी लेफ़्ट टू राइट। सो आप ये देखिए मतलब आपको राइट साइड को पॉजिटिव लेना और जो लेफ्ट साइड है उसको आपको नेगेटिव लेना है। जस्ट लाइक योर नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम क्या करते हैं, राइट साइड को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, जो राइट एक्स एक्सेस होती है, और जो लेफ्ट नेगेटिव एक्स एक्सेस होती है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। सो मीन्स आपको बिल्कुल नंबर लाइन को फॉलो करना है। थर्ड है द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे आर नेगेटिव। मीन्स मैंने अभी आपको बताया ये बिल्कुल नंबर लाइन की तरह है। आपने नंबर लाइन देखी होगी, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस होती है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस होती है। सो अभी हमने पहले में बताया था कि जब भी इंसिडेंट रे मूव करती है तो इंसिडेंट रे कैसा मूव करेगी, लेफ़्ट टू राइट। सो और हमने ये कहा था कि जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही जो डायरेक्शन होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे। मान लीजिए रे इस तरफ को मूव कर रही है लेफ़्ट टू राइट, तो ये हम लेंगे पॉजिटिव और ये हम लेंगे नेगेटिव। सो आपको अगर नंबर लाइन पता है तो आप ये भी आराम से कर लेंगे, आपको साइन कन्वेंशन की याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ये तो मैं आपको ऑप्टिकल सेंटर जब मैंने पढ़ाया था तभी मैं बता चुका था कि जितनी भी डिस्टेंसेज हैं वो हम ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। मीन्स हम ऑप्टिकल सेंटर को एक ओरिजिन की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे हम नंबर लाइन पे कोई भी डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो हम ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं। इसी तरीके से लेंसेज के केस में हम ऑप्टिकल सेंटर को एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे, कि स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, और ये आप इसको ट्रीट कर सकते हैं ओरिजिन की तरह, 0,0 की तरह। सो ये थी ऑप्टिकल सेंटर की बात। नेक्स्ट हैगा ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव एंड डिस्टेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव। मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर की तरफ को जो डायरेक्शन हम जो मतलब डिस्टेंस मेज़र करेंगे वो हम लेंगे पॉजिटिव, और जो नीचे की तरफ को लेंगे बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे उसे हम लेंगे नेगेटिव। सो ये भी बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस की नंबर लाइन की तरह है। नंबर लाइन में ये होती है नेगेटिव वाई एक्सिस, तो हम इसे नेगेटिव लेते हैं और ये हम पॉजिटिव लेते हैं। सो अगर आप इस लाइन को एक्स एक्सिस को अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस मान लें तो ये ऊपर का डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेते हैं और हम ये नेगेटिव लेते हैं। सो बेसिकली आपको नंबर लाइन को फॉलो करना है। सो आप सेंटर पे ये मान लीजिए यहाँ पे लेंस रखा है, बस दोस्तों बेसिकली आप नंबर लाइन याद रख लीजिए तो आप साइन कन्वेंशन भी याद कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेंस फार्मूला। जिस तरीके से हमने पढ़ा था मिरर फार्मूला, इसी तरीके से लेंस फार्मूला। दोस्तों इसकी डेफिनेशन आपको क्लास 12th में मिलेगी। सो अभी आपको इसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, बस आपको इसका बेसिकली फार्मूला पढ़ना है और उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करना है। सो लेंस फार्मूला इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लेंस इक्वेशन। हम इसे लेंस फार्मूला और लेंस इक्वेशन दोनों कहते हैं। सो लेंस फार्मूला इज़ बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इट इज़ नोन एज द लेंस इक्वेशन। इस चीज़ को हम कहते हैं लेंस इक्वेशन और लेंस फार्मूला। और दोस्तों जब आप इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये जो वैल्यूज़ हैं एफ, यू और वी की, ये आप साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखेंगे। सो बस इसमें प्लस का लगा देंगे तो ये मिरर फार्मूला बन जाएगा, और ये अगर नेगेटिव में है तो ये हो जाएगा लेंस फार्मूला और लेंस इक्वेशन। दोस्तों इसी वीडियो के एंड में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे जो लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन पे बेस्ड हैं, तो वीडियो के साथ आप बने रहिए। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब। सो नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, देखिए हमने कोई ऑब्जेक्ट लेंस के सामने प्लेस किया है। सो उसकी जो इमेज बन रही है वो इलार्ज होके दिख रही है, मतलब हमको कुछ टाइम्स बड़ी नज़र दिखाई दे रही है जो इमेज। सो ये जो जब इमेज बड़ी या छोटी दिखाई देती है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, उसको हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। सो इसका मैं आपको मिरर्स में भी पढ़ा चुका हूँ। इसका बेसिकली सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसी को हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। सो इसको हम लेटरल मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं। इसको हम कैपिटल एम और स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और दोस्तों हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका फॉर्मूला है, एम इजिकल्स टू साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स आपने जो सेम फॉर्मूले मिरर्स में पढ़े थे, ये सेम फॉर्मूले वो ही पढ़ना है आपको। तो एम इजिकल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, वेयर एच आई इज़ द हाइट ऑफ द इमेज एंड एच ओ इज़ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो मैग्नीफिकेशन इज़ बेसिकली
कि आपको मतलब इसका जो प्रैक्टिकल मीनिंग है वो ये है कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने रखते हैं तो वो लेंस आपने देखा होगा कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है वो कभी कभी छोटी बनती है, कभी बड़ी बनती है। तो ये कितना टाइम्स बड़ी बन रही है, कितना टाइम्स छोटी बन रही है, कितना एनलार्ज होकर दिख रही है, कितना डिमिनिश्ड होकर दिख रही है, बेसिकली हम इसी को कहते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। सो दोस्तों अब हम देखते हैं वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन एंड साइज ऑफ द इमेज रिलेटेड टू डेट ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स क्या क्या वैल्यूज़ आ सकती है मैग्निफिकेशन की और उससे हम क्या चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं। सो हमने बेसिकली फार्मूला लिया है एम इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मीन्स मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। तो इसमें 3 केसेस बनते हैं दोस्तों। पहला केस ये है कि जब हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मीन्स ना ही हमें इमेज लार्ज होके दिख रही है, ना ही इमेज हमें डिमिनिश्ड होके दिख रही है, जो उसका रियल साइज़ है वो उसी साइज़ की दिख रही है। मीन्स साइज़ ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब देख सकते हैं इस केस में मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, एच आई अपॉन एच ओ। तो एच आई इक्वल टू एच ओ, सो है ना एच ओ अपॉन एच ओ, मीन्स ये आ गया 1। सो मीन्स मैग्निफिकेशन क्या आ गया, 1 आ गया। और जब भी मैग्निफिकेशन 1 आएगा तो हमें बस ये कंक्लूड करना है कि इसका मतलब ये है कि जो साइज़ ऑफ द इमेज है वो साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल है। मतलब ना ही ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है ना ही वो एनलार्ज हुई है, ना ही वो डिमिनिश्ड हुई है, वो सेम जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही है। सेकंड केस ये हो सकता है कि जो हाइट ऑफ द इमेज है वो ज़्यादा हो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स ये केस में क्या है कि हमें जो इमेज है वो इनलार्ज होकर दिख रही है, कुछ बड़ी होकर दिख रही है। सो इस केस में देखिए जब हमने फॉर्मूला लगाया हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो आप देख सकते हैं कि जो हाइट ऑफ द इमेज है वो ग्रेटर है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। सो ये सॉल्व होने पे ग्रेटर देन 1 आएगा। सो हमें ये याद रखना है जब भी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आएगा, सो इस केस में साइज ऑफ द इमेज इज़ ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और दोस्तों थर्ड और लास्ट केस है कि जब हाइट ऑफ द इमेज इज़ लेस देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इस केस में बेसिकली ये लेस देन 1 आएगा। और जब ये लेस देन 1 आएगा तो हम ये समझ जाएंगे कि हाइट ऑफ द इमेज इज़ लेस देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स अब हमें जो इमेज है वो छोटी नज़र दिखाई दे रही है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। सो ये थी कुछ वैल्यूज़ जिससे आप कंक्लूड कर सकते हैं कि केस कौन सा है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। ये बिल्कुल बेसिक है और ये बिल्कुल सेम है जैसा हमने मिरर्स में पढ़ा था, तो इसमें कुछ नया नहीं है। सो अगर आपने पहले मिरर्स में पढ़ा है ये तो आप बस इसे रिवाइज़ कर लीजिए क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है। सो दोस्तों अब हम बात करते हैं साइन ऑफ द मैग्निफिकेशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। मीन्स देखिए आप जब ये फार्मूला लगाएंगे मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, सो जो ये फार्मूले में आप जो हाइट रखेंगे वो आप साइन के अकॉर्डिंग रखेंगे, मीन्स साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो सॉल्व होने पे कुछ मैग्निफिकेशन का भी साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। सो इस केस में क्या है, हमें ये देखना है कि साइन जो मैग्निफिकेशन का साइन आया उसके अकॉर्डिंग नेचर ऑफ द इमेज क्या है। सो दोस्तों बेसिकली आप इसमें ये याद रख लीजिए जब भी मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव आएगा तो हमेशा इमेज बनेगी इन्वर्टेड, और जब भी मैग्निफिकेशन का साइज मतलब साइन पॉजिटिव आएगा तो इमेज बनेगी रियल। बस आपको बेसिकली यही याद करना है। आप पढ़ सकते हैं वैसे ये सब लिखा है बट ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप ये 2 चीज़ याद रखिए कि जब भी मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव आएगा तो इमेज बनेगी इन्वर्टेड, और जब मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव आएगा तो इमेज बनेगी रियल। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। लेंसेज की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है उनकी पावर कम होती है, और जिनकी फोकल लेंथ कम होती है उनकी पावर ज़्यादा होती है। सो बेसिकली आप इससे ये निकाल सकते हैं। और दोस्तों इसको हम डायोप्टर्स में यूज़ करते हैं, मतलब जो ये इसकी ऐसा यूनिट है बेसिकली वो डायोप्टर है। पर आपको जो फोकल लेंथ आप रखेंगे फोकल लेंथ आपको मीटर्स में रखना होगी। सो फोकल लेंथ को आपको मीटर्स में रखना होगा, फिर वो सॉल्व होकर जो पावर आएगी वो डायोप्टर्स में आएगी। सो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस, सो ये डायोप्टर होगी। इसको हम डिनोट करते हैं लेटर डी से। और दोस्तों आपको इसमें बस ये याद रखना है कि जो फोकल लेंथ है वो आपको मीटर्स में रखना होगी। सो बेसिकली ये है पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस को डिफाइन करते हैं बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, और इसको मेज़र करते हैं डायोप्टर्स में और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लेटर डी से। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर ऑफ द कंबाइंड लेंस। देखिए दोस्तों मान लीजिए हमें बहुत इमेज को एनलार्ज करके शो करना, मीन्स हमें बहुत बड़ी इमेज चाहिए, या फिर हमें कुछ इस तरीके से चाहिए कि हमारे पास मान लीजिए 2 बहुत थिन लेंसेज हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 थिन लेंस हैं और हमें कोई थिकर लेंस की यूज़ हैगा। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक थिक लेंस नहीं है तो हम 2 थिन लेंस को यूज़ कर सकते हैं
सीरीज़ में। मीन्स आपने जिस तरीके से रजिस्टर्स देखे थे, तो रजिस्टर्स मान लीजिए हमें जैसे 100 ओम का रजिस्टर यूज़ करना, बट अब हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम दो 50-50 के रजिस्टर्स हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से है ये, जैसे मान लीजिए पावर ऑफ द लेंस क्या है, मीन्स अगर मान लीजिए कोई लेंस है हमारे पास जिसकी पावर बहुत कम है, बट हमें हाई पावर का लेंस यूज़ करना है, सो हम दो लेंसेज सेम उसी के ही यूज़ कर लेंगे। जिससे क्या होगा कि जो इमेज बनेगी, मतलब जो पावर हो जाएगी वो दुगनी हो जाएगी। तो मीन्स हमें हाई पावर का यूज़ करना था, तो हमें हाई पावर का लेंस मिल गया है। सो बेसिकली क्या होता है, हम कहीं कहीं पे दो लेंस भी यूज़ करते हैं, 2 या 3 लेंस भी यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं कंबाइंड लेंस। अभी तो हमने देखा कि पावर ऑफ द वन लेंस जो होती है 1/f, बट अब हम देखेंगे पावर ऑफ द कंबाइंड लेंस। मीन्स अगर हम दो लेंसेज को या 3 लेंसेज को या कितने भी लेंसेज को हम कंबाइन कर देते हैं, तो उस पूरे सेट की जो पावर होती है वो क्या होती है। देखिए, when a number of thin lenses are placed in contact with one another, the power of the combination is equal to the algebraic sum of the power of the individual lenses। देखिए, जब भी हम छोटे छोटे थिन लेंसेज को एक साथ प्लेस कर देते हैं, जब भी हम थिन लेंसेज को यूज़ कर लेते हैं एक साथ विथ वन अनदर, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर ऑफ द इंडिविजुअल लेंसेज। मीन्स जो टोटल पावर आती है वो इक्वल आती है एल्जेब्रिक सम की। मीन्स हमें डायरेक्ट प्लस कर देना सबको, एल्जेब्रिक सम कर देना सबका, इंडिविजुअल पावर्स का, सारे लेंसेज का। मान लीजिए अगर हमने दो लेंसेज यूज़ करें तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। और अगर आप इसको थोड़ा, और इसका दूसरा फॉर्मूला बन जाता है 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। और इसमें भी आप जो ये फोकल लेंथ है वो आप मीटर्स में रखेंगे और सॉल्व होने पे डायोप्टर्स में आएगा। बेसिकली ये था फॉर्मूला पावर का फॉर द कंबाइंड लेंसेज। ये तो दो लेंसेज के लिए। अगर आप n लेंसेज भी यूज़ कर रहे हैं तो आप इस फॉर्मूले को बना सकते हैं Pn तक, और इसको भी 1/fn तक। मीन्स आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये था पावर ऑफ द कंबाइंड लेंस। दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। दोस्तों आपको क्या करना है, मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा तो आपको उसे सॉल्व करना है वीडियो को पॉज करके। और दोस्तों मेरे बताने से पहले अगर आपका आंसर आ रहा है तो वेल एंड गुड, और जिनका आंसर नहीं आता है तो मैं उन्हें आंसर बता दूंगा और समझा भी दूंगा। वीडियो से बने रहिए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, when an object is placed at a distance of 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव लेंस। अब दोस्तों आप क्वेश्चन पढ़ते समय ये जरूर देखिएगा कौन सा लेंस है, क्योंकि आपको साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसे यूज़ करना है। और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। सॉल्व करिए इसे। आपको 2-3 चीज़ें देखना है कि हमें क्या क्या दिया है और लेंस कौन सा यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसमें ये वाले टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि जिसमें नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज बताना होता है। नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज आपको लेंस पता होगा तभी आप बता पाएंगे, क्योंकि सॉल्व होने पे आप ये नहीं बता सकते कि नेचर और पोजीशन क्या है। सॉल्व करिए इसे, वीडियो को पॉज करिए दोस्तों और प्लीज़ सॉल्व करिए। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। चलिए मैं अब आपको इसका आंसर बताता हूँ। हेयर इज़ योर आंसर। दोस्तों हमें उसमें दिया गया था डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मीन्स आपको u की वैल्यू दी है। और दोस्तों जब हम लेंस बनाते हैं तो हमेशा हम ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट में प्लेस करते हैं, और लेफ़्ट साइड में आप जानते हैं कि जो लेफ़्ट साइड होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमने इसे नेगेटिव में लिया है। बस आप साइन कन्वेंशन याद मत करिए, आप तो नंबर लाइन याद रखिए, आपको सब आ जाएगा। और फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस होती है नेगेटिव, ये आपको हमेशा याद रखना। जो फोकल लेंथ होती है कॉनकेव लेंस की वो नेगेटिव होती है, और जो कॉन्वेक्स लेंस की होती है वो पॉजिटिव होती है। बस आपको ये चीज़ याद रखना है, बाकी तो आप आपने देख लिया कि u की वैल्यू दी है -50 एंड f की वैल्यू दी है -20। हमें डिस्टेंस ऑफ द इमेज निकालना है। आपने इसमें लेंस फार्मूला लगा दिया 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। कुछ इस तरीके से सॉल्व होने पे आएगा -14.3 सेंटीमीटर। आंसर आ गया है v इज इक्वल्स टू -14.3। दोस्तों ये कॉनकेव लेंस है तो इमेज हमेशा सेम साइड पे बनेगी जहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो आपने ये सॉल्व कर लिया। पोजीशन जो पूछा था क्वेश्चन में, पोजीशन वो आपने बता दिया कि पोजीशन कहाँ है, सेम साइड एज डेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और दोस्तों v नेगेटिव आया है, इसका मतलब क्या है कि जो इमेज बन रही है वो इरेक्ट बन रही है, वो वर्चुअल बन रही है। वर्चुअल मीन्स जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती। दोस्तों आपने इस क्वेश्चन में तीनों चीज़ के आंसर दे दिए हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। दोस्तों
हमने इसमें तीनों चीज़ें निकाल ली हैं। हमने निकाल लिया नेचर, निकाल लिया पोजीशन, निकाल लिया इमेज की। पोजीशन मीन्स बेसिकली है कि आपको वी की वैल्यू निकालना है कि पोजीशन कहाँ, मतलब जो इमेज है वो कहाँ बन रही है। सो आपने वी की वैल्यू भी निकाल दिया और आपने नेचर ऑफ द इमेज भी निकाल लिया। सो ये क्वेश्चन हुआ आपका डन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। ये आप मार्क कर लीजिए, कॉन्वेक्स लेंस है, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है मीन्स जो आपको एच आई की वैल्यू दी है वो आपको दी है 4 सेंटीमीटर और डिस्टेंस 27 सेंटीमीटर। सो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। अब पोजीशन पूछा है तो मीन्स आपको वी निकालना है और नेचर और साइज ऑफ द इमेज। सो दोस्तों वीडियो को पॉज करिए और प्लीज़ ट्राई करिए। मैं आपको आंसर बताऊं उससे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। सो आई होप कि आपने ट्राई करा होगा। मैं आपको आंसर बता रहा हूं अब। सो हेयर इज़ योर आंसर। देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है 4 सेंटीमीटर HO। सो दोस्तों हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट किस तरीके से होगी, इस तरीके से। सो हमने देखा क्या था कि जब भी हम जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमने पॉजिटिव लिया। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस में लिया है क्योंकि ये जो लेफ़्ट साइड बनता है मीन्स यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो ये लेफ़्ट साइड में, तो इसे हम नेगेटिव लेंगे। आप सिर्फ नंबर लाइन को याद रखिए। सो ये हो गया -27। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, अब देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है। सो मैंने अभी आपको बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होती है वो होती है पॉजिटिव। सो हमने इसमें पॉजिटिव लिया है 18 सेंटीमीटर। सो आपसे बेसिकली पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन मीन्स आपको वी निकालना है। सो आपने को देखिए आपको एफ मिला है, यू मिला है, तो आपको वी निकालना है। तो बेसिकली आप इसमें लेंस फार्मूला लगा दीजिए और क्वेश्चन सॉल्व। 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। आपने जब वैल्यूज़ रखी हैं सो मीन्स आपको बस याद रखना है कि आपको जो वैल्यू रखना है वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखना है। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से सॉल्व होने पे 54 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो आपने पोजीशन निकाल ली। सो आपका एक पार्ट डन हो चुका है। अब दोस्तों अब आपसे पूछा क्या गया था, दोस्तों अब आपसे पूछा गया है नेचर और साइज़ ऑफ द इमेज। अब साइज़ ऑफ द इमेज मतलब आपसे हाइट ऑफ द इमेज पूछा है। सो दोस्तों मैग्नीफिकेशन का मैंने आपको एक फार्मूला बताया था HI/HO और मैंने आपको एक और फार्मूला बताया था V/U। सो अगर दोनों ही मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले हैं तो हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। सो हमने बेसिकली यहाँ पे यही किया है, HI/HO इक्वल्स टू V/U। सो आप सॉल्व होने पे देख सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू -2 आ चुकी है और -2। सो और HO की वैल्यू हमें दी थी तो हमने यहाँ से इक्वल करा तो 2 × HO हो गया। सो ये सॉल्व होने पे सो दोस्तों ये कुछ सॉल्व होने पे देखिए HO को हमने अगर 4 सेंटीमीटर रखा तो -8 सेंटीमीटर इसका आंसर आ चुका है। सो दोस्तों आप इससे देखिए, आप इससे देख सकते हैं द नेगेटिव साइन ऑफ HI मीन्स जो हाइट ऑफ द इमेज है वो नेगेटिव आया, तो उससे हम बता सकते हैं कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। मीन्स कुछ इमेज कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रही होगी इन्वर्टेड और ये कुछ ऑब्जेक्ट प्लेस होगा। सो जो इमेज है वो इन्वर्टेड बन रही है और इमेज देखिए अब इसमें तीनों क्वेश्चन है। देखिए वी मतलब आपसे पोजीशन पूछी थी तो इमेज बन रही है 54 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। पोजीशन आपने बता दी है। नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड। और दोस्तों जो आपसे पूछा था साइज़ क्या है, तो साइज़ है 8 सेंटीमीटर इन हाइट मीन्स जो इनलार्ज होकर दिख रही है क्योंकि ऑब्जेक्ट है सिर्फ 4 सेंटीमीटर का और आपको दिख रहा है वो 8 सेंटीमीटर का। सो मीन्स जो मैग्नीफिकेशन है वो ग्रेटर देन 1 है वैसे भी, तो इस केस में मैंने बताया था आपको कि जब भी मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा सो इस केस में हाइट ऑफ द इमेज इज़ ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा। So here is the next question. The power of the lens is 2.5 diopter. What is the focal length and type of lens? आपको ये बताना है कि फोकल लेंथ क्या है और टाइप ऑफ द लेंस क्या है और आपको पावर दी है 2.5 डायोप्टर। सो दोस्तों वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए और प्लीज़ अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखिए। सो आई होप कि आपने अब सॉल्व कर लिया होगा। मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। सो हेयर इज़ योर आंसर। देखिए दोस्तों हमें फोकल लेंथ निकालना है और हमने पावर दिया है, तो फॉर्मूला है P = 1/f मीन्स पावर ऑफ द लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। सो पावर इसमें दिया 2.5 डायोप्टर
हमने पावर की जगह रख दिया 2.5 डायोप्टर। देखिए दोस्तों, डायोप्टर को हम लिखते हैं मीटर इनवर्स, क्योंकि फोकल लेंथ हम यहाँ पे मीटर में रखते हैं, तो ये सॉल्व होने पे मीटर इनवर्स आता है और मीटर इनवर्स को हम कहते हैं डायोप्टर। सो ये आगे 2.5 मीटर इनवर्स और 1/4 फोकल लेंथ। तो आपने जब फोकल लेंथ से सॉल्व किया तो आगे 0.4 मीटर, बट मीटर में बहुत मतलब हम इसे सेंटीमीटर में चेंज कर दिया हमने, से 40 सेंटीमीटर आ गया है। सो बेसिकली जो फोकल लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर आ चुका है। और दोस्तों देखिए आप, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये कॉन्वेक्स लेंस है। सो लेंस भी हमें पता चल गया है और हमें ये भी पता चल गया कि फोकल लेंथ क्या है। सो आपका क्वेश्चन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a convex lens and a concave lens of focal length 15 centimeter and 40 centimeter respectively are combined together, what is the power of the combination? सो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि आपको कॉन्वेक्स लेंस दिया है, कॉन्केव लेंस दिया है, उसकी फोकल लेंथ दी है आपको। सो आपको पावर निकालना है पूरे कॉम्बिनेशन की जब हमने इन्हें कंबाइंड कर दिया है। सो दोस्तों ट्राई करिए क्वेश्चन को। और दोस्तों इन क्वेश्चंस में भी आपको साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखना है, तो प्लीज़ गलत मत करिएगा, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सो ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए। आई होप कि आपने अब सॉल्व कर लिया होगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। दोस्तों अगर आपको आंसर नहीं आते हैं तो फिर भी आप वीडियो देखिए, क्योंकि मैं इसमें आपको समझा भी रहा हूँ। सो देखिए दोस्तों, आपको फोकल लेंथ दी है कॉन्वेक्स लेंस की 50 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव में लिखा है, और कॉन्केव लेंस की नेगेटिव होती है तो -40 लिख दिया है। और अब देखिए पावर कैसे निकालते हैं, पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। सो देखिए हमने इसमें लिखा 1/4 फोकल लेंथ, तो 1/50, बट आप देख सकते हैं ये हैगा सेंटीमीटर में, तो हम, और मैंने आपको कही थी कि हम इसे मीटर में रखते हैं, तो हम इसे यहाँ करेंगे 100 से डिवाइड, तो ये 100 पहुँच जाएगा ऊपर। सो ये सॉल्व होने पे कुछ ये आएगा 100/50। सो ये आएगा 2 डायोप्टर। सेम इसी तरीके से अगर हमने पावर ऑफ द कॉन्केव लेंस निकाली तो वो आ गई 2.5 डायोप्टर। और मैंने आपको बताया कि जब भी हम कंबाइंड लेंस के उसमें टोटल पावर निकालते हैं तो हम डायरेक्टली अलजेब्रिक सम कर देते हैं। तो इसकी थी 2D और इसकी थी 2.5D, माइनस में सॉल्व होने पे 0.5D आ चुका है। सो दोस्तों भले ही हमने कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस यूज़ किया है, बट वो जो ओवरऑल लेंस बन चुका है अब कॉन्केव लेंस है, क्योंकि जो फोकल मतलब पावर अगर नेगेटिव है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा। सो मीन्स फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, तो ये मीन्स कॉन्केव लेंस बन चुका है कंबाइंड होने के बाद। दोस्तों आप क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा, ये 15 नहीं है, ये 50 सेंटीमीटर है। सो प्लीज़ आप क्वेश्चन को ठीक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 थिन लेंसेज ऑफ पावर +3.5D एंड -2.5D इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन। दोस्तों क्वेश्चन को ट्राई करिए प्लीज़। सो दोस्तों ये क्वेश्चन रहा आपके होमवर्क के लिए। आपको जब इसका आंसर आ जाए तो आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। सो दोस्तों आज की वीडियो के लिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप दे दीजिएगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को प्लीज़ दोस्तों, और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इसी तरीके के नोटिफिकेशंस आपको वीडियोस के